सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को देखा था। आज हम सामाजिक नियंत्रण के साधन तथा अभिकरण की बात करेंगे। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधनों एवं अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः साधन एवं अभिकरण में कोई भेद नहीं किया जाता है, किंतु इनमें अंतर भी है। अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं एवं अन्य संगठन जो प्रथाओं, परंपराओं, नियमों और कानूनों को लागू करने वाले मूर्त माध्यम हैं, अभिकरण कहे जाएंगे। साधन से हमारा तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य व्यंग्य, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सभी अभिकरण एवं साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं। हम इन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। उनमें हम सबसे पहले ले रहे हैं परिवार। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण के द्वारा परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं नियमों से परिचित कराता है। व्यक्ति स्वतः ही सामाजिक नियमों को आत्मसात कर उनके अनुरूप आचरण करने लगता है, जिससे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। परिवार ही बच्चों को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है और उनमें सद्गुणों का विकास करता है। प्राथमिक समूह होने के कारण परिवार के सदस्यों से व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध होता है और वह उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। परिवार के सदस्य माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी एवं बच्चे प्रेम, प्रशंसा, निंदा, अपमान, डांट फटकार और उपेक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उसे सामाजिक नियमों को मानने के लिए बाध्य करते हैं। अपने प्रियजनों एवं रिश्तेदारों की उपेक्षा व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही तो उस दुख में उसके सहायक होते हैं, उसके अपने होते हैं और सभी से अधिक विश्वसनीय एवं उससे प्रेम करने वाले होते हैं। अतः उनकी बात मानना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार परिवार व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश रखकर समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है जनरीतियाँ। समनर कहते हैं कि जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त विधियाँ जनरीतियाँ कहलाती हैं। जनरीतियाँ भी सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका जन्म स्वतः होता है और बार बार दोहराने से ये विकसित होती हैं। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर किए गए प्रयत्नों से ही होती है। चूँकि समाज के सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं, अतः दूसरे व्यक्ति भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। बिना सोचे विचारे और अचेतन रूप से ही व्यक्ति जनरीतियों का पालन करता है। इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा व आलोचना की जाती है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उस पर व्यंग्य किया जाता है। इस प्रकार जनरीतियाँ अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट है लोकाचार या रूढ़ियाँ। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है।
ये जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं और उनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार में उचित एवं अनुचित का भाव निहित होता है। लोकाचार सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक लोकाचार हमें कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं, जैसे सदा सच बोलो, सभी पर दया करो, माता पिता की आज्ञा मानो, ईमानदार बनो आदि। नकारात्मक लोकाचार हमें कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो आदि। लोकाचारों का पालन करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। लोकाचार अनौपचारिक एवं असंगठित नियंत्रण का साधन है। इनका उल्लंघन करने पर नियंत्रण की अनौपचारिक शक्तियों जैसे हास्य, व्यंग्य, आलोचना आदि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं भी इनका उल्लंघन करना अनुचित मानता है, क्योंकि ऐसा करने से सामूहिक कल्याण खतरे में पड़ जाता है। दूसरे शब्द में यदि हम यह कहें कि लोकाचार की शक्ति और प्रभाव कानूनों से भी अधिक होता है। डेविस कहते हैं, सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचारों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है तथा सामान्य प्रकृति के समाजों में लोकाचारों के अलावा दूसरे नियमों की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती। इसका कारण यह है कि लोकाचार को उचित प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वरन वे अपनी स्वयं की अधिकार शक्ति से ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार लोकाचार नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। नेक्स्ट है प्रचार। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, प्रदर्शनी, मेले, सभा एवं समारोह आदि। प्रचार के द्वारा अच्छी और बुरी दोनों ही बातों का प्रसार किया जाता है। प्रचार के कारण ही हम आज अनेक सामाजिक कुप्रथाओं जैसे दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध एवं अंधविश्वासों से छुटकारा पाने में कुछ सीमा तक सफल हुए हैं। समाज में एकरूपता एवं नियंत्रण भी प्रचार के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आर्थिक नीतियों का प्रसार करने एवं शिक्षा के प्रति लोगों में जागृति पैदा करने के लिए प्रचार का सहारा लिया जाता है। प्रचार द्वारा लोगों को एक विशेष प्रकार से आचरण करने का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रथाएं। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियां व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह अथवा समाज की आदत बन जाती हैं, तो वे प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। गिज़बर्ड कहते हैं, प्रथा व्यवहार का वह स्वरूप है जो आदत का रूप ले लेता है तथा समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा उसका पालन किया जाता है। इसी बात को आगे बोगार्ड्स भी कहते हैं कि प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। गिन्सबर्ग ने प्रथा में 3 तत्वों का उल्लेख किया। पहला, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रथा कुछ बातों में आदत की तरह होती है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रथा एक आदत है और जिसका पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं। दूसरा, प्रथाएं आदर्शात्मक एवं बाध्यतामूलक होती है और अर्थात इसमें अच्छाई और बुराई दोनों के ही भाव छिपे होते हैं
और इनका पालन करना नैतिक रूप से आवश्यक माना जाता है। तीसरी बात, प्रथा में सामाजिकता पाई जाती है, अर्थात प्रथाएं व्यक्तिगत व्यवहार नहीं होकर सामूहिक व्यवहार होता है और जिसे हमारे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। सरल एवं जटिल, प्राचीन एवं आधुनिक, सभी समाजों में प्रथाओं के द्वारा सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक, अनियोजित, असंगठित एवं एक सशक्त साधन के रूप में किया जाता है। वे व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सामान्य व्यक्ति इनका उल्लंघन करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। बैकन कहते हैं, प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं। स्पेरा ने कहा है, आदिम समाजों में प्रथाओं के प्रति समर्पण स्वतः स्फूर्त होता है। प्रथाओं के पालन से व्यक्ति को सामाजिक सम्मान व भौतिक लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है जनमत। जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। बॉटमर कहते हैं, जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में तो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्य, सामाजिक व्यवहार एवं समूहों पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति है। यदि प्रथाएं एक निरंकुश राज्य की तरह समाज पर नियंत्रण रखती है तो जनमत अनजाने ही व्यक्ति को समाज के अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा देता है। दुर्खिम, मालिनोव्स्की एवं अनेक अन्य मानवशास्त्रियों ने आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। प्रजातंत्र में तो जनमत को राज्य, सरकार, संघों एवं व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है हास्य तथा व्यंग्य। हास्य और व्यंग्य के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य एवं व्यंग्य द्वारा अप्रत्यक्ष एवं मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार पर कविता, साहित्य एवं कला के द्वारा मार्मिक रूप से व्यंग्य किया जाता है। व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है, जिससे दोषी व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है और समाज विरोधी व्यवहारों को त्याग कर समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है और सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो समाज उसे दंड देता है, जिससे कि भविष्य में उन गलतियों को न दोहराए। दंड के अनेक रूप होते हैं, जैसे आंखें दिखाना, डराना, धमकाना, डांटना, मारपीट करना तथा जुर्माने व जेल से लेकर मृत्युदंड तक हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि मानव समाज द्वारा मानव व्यवहारों को करता है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पुरस्कार प्यार, प्रशंसा, धन्यवाद, पदक, उपाधि से लेकर किसी भौतिक वस्तु व संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। कई बार लोग पुरस्कार पाने के लिए ही सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। पुरस्कार व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट है नेता। नेता सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन होते हैं। नेतृत्व एवं नेता के अनेक प्रकार भी हो सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, परंपरावादी, चमत्कारिक एवं प्रजातंत्रवादी सभी नेता समाज में किसी न किसी रूप में नियंत्रण बनाए रखते हैं। दुर्खिम उन्हें सामुदायिक जीवन के
प्रतिनिधि मानता है, इसलिए उनका प्रभाव उनके अनुयायियों पर अधिक होता है। नेता लोग अपने आचरण, चरित्र, आदर्श, बुद्धि, परिश्रम एवं सूझबूझ से लोगों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। हिटलर, मुसोलिनी, गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि नेताओं ने क्रांति एवं शांति के समय लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। लोगों ने उनके सुझावों एवं आदेशों का पालन करके अपने दायित्व को निभाया। सामाजिक नियंत्रण में नेतृत्व के महत्व को बताते हुए गिलिन एवं गिलेन लिखते हैं, सामाजिक नियंत्रण में पहला चरण शायद प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा ही उठाया गया है। नेतृत्व और अधीनता पशु जीवन में भी देखने को मिलते हैं। महापुरुष सदा की ही भांति आज भी समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। यद्यपि आधुनिक प्रजातंत्र ने उसे सेना के निर्देशक के स्थान पर उद्योग, शिक्षा, कला तथा विज्ञान के निर्देशक का एक नया रूप प्रदान कर दिया है। अब हम कानून की भूमिका और महत्व को हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।